हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्चुअल इंग्लिश बाय के.एम. गुप्ता। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाला था और आपके बहुत ही एनर्जेटिक कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत सारे कमेंट्स आपने किए, बहुत सारे ईमेल्स आए, जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम आगे की वीडियोस बनाएंगे। और जिन लोगों ने भी ये बुक अभी ऑनलाइन मंगाई थी कल परसों में, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने उसमें लैंडमार्क नहीं लिखा था। आप जो एड्रेस लिखते हैं उसमें, तो उसमें अपना लैंडमार्क ज़रूर डालें, वरना हमें कंफर्मेशन करानी पड़ती है एड्रेस की पहले, तब वहाँ से हम शिपिंग करते हैं इसकी। और जिनको मंगानी है बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन से घर बैठे मंगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने है एक पैसेज जैसा कि हमने आपको बताया, ये रीडिंग सेक्शन का एक पार्ट है और यही वो पार्ट है जहाँ से आपकी लैंग्वेज का रियल टेस्ट होता है। देखिए, आप एरर करते हैं, कुछ रूल्स रट लिए आपने या समझ लिए, जो भी हुआ आपने एरर्स कर दी, वोकैब आपने याद कर ली, लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कि आपको वास्तव में लैंग्वेज आती है या नहीं। और इसकी तैयारी का जो एकमात्र और सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका है वो है रीडिंग को इम्प्रूव करना। यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप बाइकिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप फैशन में इंटरेस्टेड हैं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं। जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, आपकी पसंद का जो टॉपिक हो, आप उसे रीड करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, उसे पढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और जब रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो आपकी वोकैब भी बेटर होगी और ये रीडिंग सेक्शन आपके लिए बहुत बहुत और बहुत आसान हो जाएगा। आप रीडिंग के लिए थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आप इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, तो ऑल द क्वेश्चंस फॉलोइंग विल बी एज ईजी फॉर यू एज ABC। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी, आपकी कमांड नहीं है रीडिंग पर, तो ये 5 क्वेश्चन बड़े मुश्किल होने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग कैपेसिटी आप अपनी इम्प्रूव करिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। आप स्टोरी बुक्स कलेक्ट करिए, नॉवेल्स लीजिए, मैगजीन्स लीजिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ें। आपके पास जो भी रीडिंग मटेरियल हो अच्छा सा, आप उसे पढ़िए, उसे समय दीजिए। और इसका जो बेस्ट तरीका है पैसेज करने का, कि जिस आउटलुक से, जिस परसेप्शन से, जिस नोशन से राइटर ने ये पैसेज लिखा है, अगर हमारा नोशन उससे मैच कर गया तो समझ लीजिए ये पैसेज हमें 100% क्लैरिफाई हो जाएगा, उसके आंसर्स हमारे बिल्कुल सटीक जाएंगे। और अगर हम उसके नोशन से मैच नहीं कर पाए, हमारा परसेप्शन उससे मैच नहीं किया, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका ना केवल हम लिटरल मीनिंग, बल्कि उसका जो इनर मीनिंग है। देखिए, एक इडियम होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच में पढ़ना। भाई, लाइन्स तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दे रखी हैं, लेकिन लाइन के बीच जो खाली जगह है उसको भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है, जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो है, इसका जो हिडन मीनिंग है, इसका जो इनर मीनिंग है, वो आप पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। अगर आप पढ़ सकते हो तो वास्तव में आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो क्लियर है बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ आपके सामने है, आप यहां पर देखेंगे और मैं बुक में से देख रहा हूं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस। यहां पर एक फ्यू वर्ड आया है, मैं पहले उसे समझा दूं कि देखिए, ये होते हैं आपके फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। फ्यू आता है आपका काउंटेबल के साथ और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के साथ। जैसे बुक्स हैं तो आप फ्यू बुक्स बोलेंगे, वाटर है तो आप लिटिल वाटर, ए लिटिल वाटर या द लिटिल वाटर बोलेंगे। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसे हम क्लियर करेंगे अलग वीडियो में। फिलहाल आप समझिए कि जब ये विदाउट आर्टिकल दिए गए हैं, फ्यू और लिटिल, इनका अर्थ होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होते हैं। जब इनके साथ ए लगा हुआ है, ए फ्यू ए लिटिल, तब ये पॉजिटिव में यूज होते हैं। और जब ये द लगा हुआ है, तब ये डेफिनेट सेंस में यूज होते हैं, है ना। अभी यहां लिखा हुआ है आपका देयर आर फ्यू इंडियंस, यानी कि ऐसे भारतीय आपको नहीं मिलेंगे। वट एवर दियर क्रीड, उनका क्रीड चाहे जो भी हो, उनका रिलीजन चाहे जो भी हो, उनका धर्म चाहे जो भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई और हो, ऐसे हिंदुस्तानी आपको नहीं मिलेंगे
हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड, जो गर्व से ना देखते हों ऑन दियर एंशियंट कल्चर, अपनी प्राचीन परंपराओं, अपनी प्राचीन संस्कृति को। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और ऐसे बुद्धिजीवी भारतीय भी आपको नहीं मिलेंगे, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफीट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप और प्रोग्रेस। ऐसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसे भारतीय आपको नहीं मिलेंगे जिन्हें अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर गर्व ना हो। हर किसी को गर्व है, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो। और ऐसे बुद्धिजीवी भी नहीं मिलेंगे जो अपनी कमजोरियों का त्याग ना कर सकें। इफीट शब्द आया है, इफीट का मतलब होता है अशक्त या निर्मल, अनमैस्कुलिन, वीक, इनफर्म, जिसका मतलब होता है कमजोर। तो देखिए समाज में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी हमेशा उन कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। अब चाहे वो कमजोरी आपकी सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, और चाहे 3 तलाक हलाला हो, है ना। हमारे बुद्धिजीवी चाहे किसी भी धर्म के हों, वो अपनी कुरीतियों को निकाल फेंकने की हिम्मत रखते हैं और इच्छा रखते हैं। और ऐसा इसलिए ज़रूरी भी है कि हमारा भारत तरक्की कर सके, प्रोग्रेस कर सके, उन्नति कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फोरकास्ट का मतलब होता है फोरटेल, भविष्यवाणी करना। पहले से कोई नहीं बता सकता हर फ्यूचर, उसका भविष्य। अगर हम राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो भारत का भविष्य क्या होगा विद एनी सर्टेनिटी कोई नहीं बता सकता, निश्चित कोई नहीं बता सकता। लेकिन इट इज सेफ टू प्रीडिक्ट, प्रीडिक्ट का हिंदी मीनिंग भी यही होता है, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट या फोरटेल। लेकिन यह भविष्यवाणी आप जरूर कर पाएंगे कि वॉट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य जो होगा सो होगा। द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी हैं, उनके भारतीय विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। लेकिन आने वाली पीढ़ी यूरोपियंस की 2 कॉपी नहीं होंगे, उनका आंखें बंद करके अनुसरण करने वाले नहीं होंगे, उनकी नकल करने वाले नहीं होंगे। बट विल बी मैन, वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो रूटेड, जिनकी जड़ जमी हुई होगी इन दियर ट्रेडिशंस, उनकी परंपराओं में। कहने का मतलब लेखक को विश्वास है कि जो भारतीय होंगे वो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या होंगे नहीं पता, लेकिन वो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को कभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता को भी वो लोग जानते होंगे, चाहे वो कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं। ऑलरेडी आफ्टर 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी तो आज़ादी को मात्र 7 साल हुए हैं, अर्थात ये पैराग्राफ लिखा गया है समटाइम्स इन 1954, है ना, 1954 के करीब लिखा गया है ये। तो कह रहे हैं कि अभी तो कुल 7 साल हुए हैं आज़ादी को। द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फेनेटिकल कल्चरल शॉविनिज्म आर डिसअपियरिंग। देखिए, सेल्फ डेनिग्रेशन होता है आत्मनिंदा। कुछ लोगों के अंदर ऐसी धारणा कि जो भारतीय होते हुए भी अपने भारत को निम्न समझते हैं या अपने वर्ग को, भारतीयों को निम्न समझते हैं, ये धारणा भी लोगों की जा रही है। और जो कल्चरल शॉविनिज्म है, शॉविनिज्म होता है जिंगोइज्म, अंध राष्ट्रभक्ति, कट्टर राष्ट्रभक्ति। भले ही व्यक्ति देश के योगदान में कोई हाथ ना बटाए, भले ही वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जिससे देश आगे बढ़े, भले ही वो जगह जगह कूड़ा फैला रहा है, भले ही वो कहीं भी शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने देश को सबसे श्रेष्ठ मानेगा। ये होता है शॉविनिज्म या जिंगोइज्म। तो देश में दोनों ही एक्सट्रीम, अपने आप को निम्न समझने वाली या अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा समझने वाली, दोनों ही प्रवृत्तियां खत्म हो रही हैं। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। इनका मानना है कि जो भारतीय सभ्यता है, जो हिंदू सभ्यता है, वो
अभी और बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगी। फीट मानी होता है चमत्कार, और स्पेक्टेकुलर होता है दर्शनीय, जिसे देखते ही बनता हो, है ना। तो कह रहे हैं कि अभी सिंथेसिस कहते हैं सम्मिश्रण, जिसका मतलब होता है यूनियन या फ्यूजन। तो भारतीय जो सभ्यता है, इसने तो ना जाने कितनी सभ्यताओं को अपने अंदर समा लिया। ये सिंथेसिस की जो भावना है वो आपको और भी ज़्यादा प्रबल रूप से देखने को मिलेगी। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, पास्ट में भी भारत ने रिसीव किया, अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड। अडेप्ट मानी होता है अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना, और डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना। इसके लिए बहुत अच्छे से दो शब्द हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट भी हैं। एक वर्ड है आपका एसिमिलेट, आत्मसात करना, और एक है इम्बाइब। इम्बाइब का एक अर्थ होता है पी लेना, सोख लेना, अपने अंदर समा लेना। तो जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़िए कि आप बुक को एसिमिलेट कर लें, जो आपको पढ़ाया गया है उसे आप इम्बाइब कर लें, है ना, ये एसिमिलेट होता है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी सभ्यताओं को भारत ने पहले ही अपने अंदर समा लिया है। मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारी संस्कृतियों को, वो इंडो यूरोपियन हो, मेसोपोटामियन हो, ईरानियन हो, ग्रीक, रोमन, सिथियन, तुर्किश, पर्सियन एंड अरब, बहुत सारी सभ्यताओं को भारत ने अपने अंदर समा लिया है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, और हर एक प्रभाव के साथ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी आया है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और धीरे धीरे ये वेस्टर्न कल्चर को भी अपने अंदर एसिमिलेट करने जा रहा है। तो ये था आपका पैराग्राफ। आइए अब इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू इंडियंस फील व्हेन दे लुक बैक ऑन देयर एंशिएंट कल्चर एंड हेरिटेज। जब भारतीय लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखते हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को देखते हैं, तो वो कैसा महसूस करते हैं। ऑप्शन है आपका पहला, दे फील अशेम्ड, क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। दे फील प्राउड, उन्हें गर्व होता है। दे फील एपैथेटिक, या वो दे हैव नो फीलिंग्स, उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती, वो उदासीन रहते हैं। या दे फील क्वाइट इंडिफरेंट, या उनमें उदासीनता छा जाती है। तो जैसा कि पैसेज में बताया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दे फील प्राउड। भारतीय चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी संस्कृति के हों, लेकिन उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंट इंडियंस हाउ मे देयर कंट्री डेवलप, प्रोग्रेस एंड बिकम पावरफुल। जो भारतीय बुद्धिजीवी हैं उनके अनुसार भारतीय समाज किस प्रकार उन्नति कर सकता है और शक्तिशाली बन सकता है। ऑप्शन ए, इफ दे इरेडिकेट द वीक एलिमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी। इरेडिकेट होता है उन्मूलन करना, खत्म करना, जड़ से समाप्त कर देना। इसके सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेट, रेसिंड, एबॉलिश, अनल, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। रद्द कर देना, ढेर सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इफ दे इरेडिकेट द वीक एलिमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी, कि वो अगर अपनी कमजोरियों को समाज से खत्म कर दें तो शक्तिशाली बन सकते हैं। इफ दे इलेक्ट ऑनेस्ट एंड कंसेंशियस लीडर्स, या वो ईमानदार और सत्यवादी लीडर्स को चुनेंगे। तो इफ दे प्रोटेक्ट दियर कल्चर, वो अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो। या इफ दे इमिटेट का मतलब होता है कॉपी, नकल करना, यूरोपियन कल्चर, वो यूरोपियन कल्चर का अनुसरण करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे तो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, कभी भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें पैसेज में, कोई आंसर हो सकता है कॉमन सेंस के आधार पर ठीक हो। जैसे इसमें एक आया है कि हम ईमानदार और सत्यवादी नेताओं को चुनें, हो सकता है आपके कॉमन सेंस के आधार पर ये उत्तर ठीक हो, लेकिन आपको वो आंसर चुनना है दैट इज गिवन इन द पैसेज, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, आपको वही चुनना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ दे इरेडिकेट द वीक एलिमेंट्स, द इफीट एलिमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी, अगर समाज से कमजोरियों को खत्म कर देंगे तो समाज पावरफुल बनेगा, वो कमजोरी चाहे कोई से स्तर पर हो। तीसरा क्वेश्चन है आपका,
व्हाट कैन बी फोरकास्ट सेफली? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे सेफली फोरकास्ट किया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है? ऑप्शन ए है द कमिंग जेनरेशंस विल बी ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ यूरोपियन लाइफस्टाइल। क्या भारतीय, आने वाली पीढ़ी के भारतीय अंधभक्त होंगे, आंखें बंद करके अनुसरण करेंगे यूरोपियन लाइफस्टाइल? दूसरा है द कमिंग जेनरेशन विल बिलीव इन फेनाटिसिज्म एंड शॉविनिज्म। फेनाटिसिज्म होता है कट्टरपंथिता और शॉविनिज्म होता है अंध राष्ट्रभक्ति। अब आप कहेंगे कि दिखाई तो समाज में ऐसा ही दे रहा है, भले ही दिखाई दे रहा हो, बट आवर आंसर इज बेस्ड ऑन द गिवन पैराग्राफ। जो दे रखा है उसी पर हमारा आंसर आधारित होना चाहिए। तीसरा है द कमिंग जेनरेशंस विल लव दियर कल्चर एंड ट्रेडिशन। आने वाली पीढ़ियां अपने परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करेंगी, उनसे प्रेम करेंगी। ये सही जवाब है आपका। और चौथा ऑप्शन है आपका द कमिंग जेनरेशंस विल अडेप्ट एंड डाइजेस्ट एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। आने वाली पीढ़ियां बहुत सारी सभ्यताओं को अपने अंदर सम्मिलित कर लेंगी। अब देखिए, ये चौथा ऑप्शन कि बहुत सारी सभ्यताओं को अपने अंदर समा लेंगी, पैसेज में ये नहीं कहा गया है। पैसेज में कहा गया है कि बहुत सारी सभ्यताओं को भारत ने अपने अंदर समा लिया है और आने वाले समय में ये अपने रास्ते पर है पश्चिमी सभ्यता को अपने अंदर समाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और क्वेश्चन भी आपका यही था, व्हाट कैन बी फोरकास्ट सेफली। तो देखिए ये पैराग्राफ है, इसमें ये जो पार्ट दे रखा है यहां से ये आंसर हमें निकालना है, चुनना है। चौथा क्वेश्चन है आपका द हिंदू सिविलाइजेशन हैज एसिमिलेटेड डिफरेंट कल्चर्स इन इट। हिंदी सभ्यता ने अपने अंदर बहुत सारी संस्कृतियों को समेट लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में इनमें से कौन सी सभ्यता का जिक्र नहीं किया गया है? मेसोपोटामियन, सिथियन और ग्रीक, इनका देखिए यहां पर इन्होंने उल्लेख किया है। एंड इजिप्शियन हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो हमारा जवाब रहेगा डी, इजिप्शियन। पांचवा क्वेश्चन है आपका विच टर्म का मतलब है शब्द। विच टर्म इन द अबव पैसेज एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग एज इनफर्म। यहां दिए गए चारों शब्दों में से कौन से का अर्थ है इनफर्म? इनफर्म का मतलब है कमजोर, फर्म का अर्थ होता है दृढ़ और इनफर्म होता है कमजोर। तो हमारा ऑप्शन ए है इफीट। इफीट मीन्स कमजोर, अनमेस्क्यूलिन। इसमें सी है फेनाटिकल, जिसका मतलब होता है कट्टरपंथी, और मेसोपोटामियन ये सभ्यता का नाम है। अब देखिए 6 से लेकर 8 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आधारित हैं फाइंड आउट दी एरर। आपको कमी तलाशनी है कि सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम है। तो पहला सेंटेंस है आपका द रीजन व्हाई दे आर ऑलवेज जेलस ऑफ यू। कारण कि वो क्यों तुमसे जलते हैं, इसका कारण है द रीजन इज। और ये जो पूरा क्लॉज है ये साथ में आपका ये लगा हुआ है, द रीजन इज। द रीजन इज, तो द रीजन इज बिकॉज नहीं होता, द रीजन इज दैट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है बच्चों। द रीजन इज बिकॉज नहीं होता, द रीजन इज दैट होता है। द रीजन वाई दे आर ऑलवेज जेलस ऑफ यू इज दैट यू आर मच रिचर देन दे। इस बात का कारण कि वो क्यों तुमसे जलते हैं ये है कि तुम उनसे ज्यादा पैसे वाले हो। ठीक है, तो बेटे रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगाते, रीजन के साथ यहां पर दैट लगाते हैं। द रीजन इज दैट, कारण है कि, कारण है क्योंकि नहीं, कारण है कि। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ आपका द रीजन वाई दे आर ऑलवेज जेलस ऑफ यू इज दैट यू आर मच रिचर देन दे। तो पार्ट कौन सा हुआ आपका? पार्ट हुआ सी। सी पार्ट फुल ऑफ एरर है। सातवां है आपका द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मेनी एज 50%। इस सेंटेंस में 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती थी जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक तो यहां से निकल सकती थी, वो ए नंबर ऑफ दे देते। ए नंबर ऑफ होता है अनेक, ए नंबर ऑफ बुक्स अनेक किताबें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी,
ए नंबर ऑफ मतलब होता है मैनी, सेवरल, और द नंबर ऑफ होता है की संख्या। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन, लेकिन द नंबर का मतलब होता है संख्या। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज, द नंबर संख्या और इसके साथ सिंगुलर आ गया हैज, यहां कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा, ये राइजन जहां दी हो, रेज, रोज, राइजन है ना, रेज्ड, यहां पर दिक्कत हो सकती है। देखिए एक होती है राइज जिसका मतलब होता है उठना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, राइज, रोज, राइजन। और एक होती है रेज, रेज मतलब होता है उठाना, रेज, रेज्ड और रेज्ड। फिलहाल यहां पर ये एक्टिव में है और हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज राइजन, आवेदकों की संख्या बढ़ी है, बढ़ी है, तो ये भी ठीक है। अगर होती बढ़ाई गई है तो होता है हैज बीन रेज्ड। पैसिव वॉइस में कभी राइजन नहीं आ सकती, पैसिव वॉइस में हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव होती है रेज, तो थर्ड फॉर्म आती रेज्ड। फिलहाल ये एक्टिव में है और इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो यहां पर राइजन ठीक है। देखिए अगली प्रॉब्लम कहां है, अगली प्रॉब्लम है द यूज ऑफ मच एंड मैनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ मच एंड मैनी। मैनी आता है आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ, मच आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और ये 50% किसके लिए है बच्चों, 50% पानी भी हो सकता है, 50% बॉयज भी हो सकते हैं, 50% तो किसी का भी हो सकता है, काउंटेबल का भी और अनकाउंटेबल का भी। तो देखिए किसका है, ये नंबर का है। संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ी है 50%, तो संख्या ऑलरेडी सिंगुलर है ना, तो आप यहां पर मच ही लगाएंगे, यहां पर आप मैनी नहीं लगाएंगे। मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स और मैनी विद काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उनके साथ आप लगाएंगे मैनी। देखिए दो नाउन ऐसे हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। एक तो है मनी, मनी का जब भी पूछोगे बच्चों से कि मनी कौन सा नाउन है, एकदम से बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और स्टार अनकाउंटेबल। बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, स्टार काउंटेबल नाउन है, स्टार गिने जा सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 7 स्टार्स, 5 स्टार्स, है ना, गिन सकते हैं ना। देयर आर सो मैनी स्टार्स, स्टार का प्लूरल कर लेते हो ना, तो स्टार काउंटेबल नाउन है। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए अभी स्क्रीन पर यहां दिखाए गए हैं, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, आप कहेंगे देयर आर 7 स्टार्स, तो स्टार काउंट किए जा सकते हैं। वो अनकाउंटेबल इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, दे आर सो लार्ज इन नंबर्स, कि उन्हें हम पूरी गिनती उनकी हम नहीं कर सकते, इसलिए बोल देते हैं। बाकी ग्रामेटिकली स्पीकिंग दे आर काउंटेबल। और मनी अनकाउंटेबल है, मनी को नहीं गिन सकते आप डॉलर गिन सकते हैं, हाउ मेनी डॉलर्स, हाउ मेनी रुपीज़, हाउ मेनी टकाज, हाउ मेनी पाउंड्स, लेकिन आप मनी के साथ हाउ मच मनी लगाएंगे, हाउ मैनी मनीज नहीं बोलते आप, ठीक है। तो मनी अनकाउंटेबल है और स्टार काउंटेबल है, हाउ मैनी स्टार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वर आई हिम आई वुड एक्सेप्ट दियर प्रपोजल। अगर मैं उसकी जगह होता तो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने समझाया था आपको। यहां पर ये वर का मतलब है यदि। इसे हम दूसरी तरह से लिखें तो हम कह सकते हैं इफ आई वर हिम। तो इस सेंटेंस में मैंने दो चीजें समझाई थी पिछली बार भी, कि ये तो यहां पर इस वर का आना, वर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर इमेजिनरी पास्ट दिया हो, अनरियल पास्ट दिया हो, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अरे भाई प्रधानमंत्री कैसे होता, अनरियल पास्ट, इमेजिनरी पास्ट, तो वहां पर हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहां पर दूसरी बात मैंने बताई थी कि मैं उसकी जगह होता, भाई मैं सब्जेक्ट हूं, वो भी तो सब्जेक्ट होता, वो अगर सब्जेक्ट है तो मैं भी सब्जेक्ट होता। तो यहां पर दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में रहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा, और हम बोलते हैं इफ आई वर ही, है ना। और इसे बोलने का दूसरा तरीका ये है जो लिखा हुआ है, वर आई ही, तो यहां पर हिम की जगह पर हो जाएगा ही। तो पार्ट ए में कमी है इसके, यहां पर हमें क्या करना है, ये वर बिल्कुल ठीक है, ये इफ का काम कर रहा है, यहां पर यहां कोई चेंज नहीं करना है, हमें बस हिम की जगह पर
ही लगाना है। वर आई वुड एक्सेप्ट दियर प्रपोजल, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। इसी तरह से बच्चों होता है हैड के साथ। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ यू हैड नॉट कॉट माई हैंड आई वुड हैव फॉलन डाउन, अगर तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो मैं गिर जाता। तो यहां पर ये हैड निकलकर आगे भी आ सकता है, हैड यू नॉट कॉट माई हैंड, अगर आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता। तो यहां पर ये यदि के अर्थ में आया हुआ है और यहां पर ये वर्ड जो है वो यदि के अर्थ में आया हुआ है। तो पार्ट ए में प्रॉब्लम है, हिम हटाकर हमें क्या करना है, ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं आपको एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। पहला वर्ड है आपका सीरीन। सीरीन का अर्थ होता है शांत। जैसे भगवान बुद्ध के मठ में आप जाएंगे तो वहाँ पर एकदम शांति होती है, या कहीं वन में चले जाते हैं आप बिल्कुल एकांत में, वहाँ पर जो शांति होती है, सीरीनिटी होती है, तो वो माहौल होता है बिल्कुल सीरीन। है ना। इसके कई सारे शब्द हैं, देखो लिख रहे हैं प्लेसिड। प्लेसिड भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सीरीन का सिनोनिम है प्लेसिड, बिल्कुल शांत। सीरीन, प्लेसिड, काम, पीसफुल, कंपोज्ड, ये सभी शांत के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका टुमुल्चुअस। टुमुल्चुअस का अर्थ होता है शोर शराबे से भरा हुआ। कैओटिक, ये भी होता है अराजकता से भरा हुआ, शोर शराबे से भरा हुआ। टर्बुलेंट, ये भी होता है उथल पुथल से भरा हुआ। जैसे समुद्र में जब तूफान आता है, बहुत ज़्यादा गर्जना होती है, बिजली चमक रही हो, गर्जना हो रही हो, तो वो माहौल कहलाता है टुमुल्चुअस, है ना। अशांति से भरा हुआ, अव्यवस्था से भरा हुआ, उसे कहते हैं उथल पुथल से भरा हुआ। तो तीनों ही ऑप्शन, टुमुल्चुअस, कैओटिक और टर्बुलेंट, तीनों का अर्थ है अशांत, अव्यवस्थित, उथल पुथल से भरा हुआ, अराजकता से भरा हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ऑल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका एम्बिगुअस। देखिए एम्बिगुअस का अर्थ होता है नॉट क्लियर, या हम कह सकते हैं ब्लियर, अस्पष्ट, द्विअर्थी, जिसके कई कई अर्थ निकल रहे हो, दो दो अर्थ निकल रहे हो। देखो यहां पर एम्बी लगा हुआ है। एम्बी एक रूट वर्ड है, एम्बी का मतलब ही द्वि होता है, डबल। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम कर सकता हो। वन हु कैन यूज बोथ ऑफ हिज हैंड्स विद ग्रेट ईज, जो आसानी से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हो, दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता हो, उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कोई ऐसी चीज जिसके कई कई अर्थ निकल सकते हो। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, बहुत सारी चौपाई ऐसी हैं जिनके कई कई अर्थ निकल सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कई कई अर्थ निकल रहे हो या अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। तो ऑप्शन देखिए, पहला है ड्यूबियस। ड्यूबियस का अर्थ होता है डाउटफुल। एविडेंट होता है स्पष्ट। डेक्स्ट्रस होता है डेफ्ट, अडेप्ट या स्किलफुल, कुशल। और एम्बीवेलेंट होता है उभय वृत्ति वाला, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। एम्बीवेलेंट, देखो एम्बी इसमें भी आ रहा है, मैंने अभी बताया था आपको, एम्बी का मतलब होता है द्वि। एक ऐसा व्यक्ति जो मिक्स्ड फीलिंग्स रखता हो, कभी तारीफ करता हो किसी की, कभी बुराई करता हो, जो कभी किसी को पसंद करता हो, दूसरे समय में नापसंद करता हो, एम्बीवेलेंट। ठीक है, तो हमारा एम्बिगुअस है अस्पष्ट, और हमारा एविडेंट शब्द जो दे रखा है उसका अर्थ है स्पष्ट, क्लियर। तो सही ऑप्शन है हमारा बी, एविडेंट। एविडेंट मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपके जिनमें आपको सिनोनिम्स बताने हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस होता है चिकन हार्टेड, कॉवार्डली, डरपोक, जो बहुत जल्दी भयभीत हो जाता हो। और हमारे ऑप्शन हैं टिमिड, निगार्डली, ब्रेव, ऑल करेक्ट। तो देखिए टिमिड इज द करेक्ट आंसर। टिमिड मीन्स भी डरपोक होता है। प्यूसिलैनिमस, टिमिड, चिकन हार्टेड, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है डरपोक, है ना, फियरफुल।
जबकि देखिए ये शब्द लिखा है निगार्डली, निगार्डली का अर्थ होता है माइजरली, कंजूस, फ्रूगल। ब्रेव यानी कि बोल्ड, फियरलेस, करेजियस, ऑल करेक्ट। तो ऑल करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग आपको बताना है। रेटिसेंट होता है जो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता हो, ज़्यादा बात ना करता हो, अनकम्युनिकेटिव होता है ना, कंपोज्ड रहता है और ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, उसका नेचर इंट्रोवर्टेड होता है। देखिए इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड वो लोग होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं और अपने मन की बात शेयर नहीं करते, सोचते ज़्यादा हैं, बोलते बहुत कम हैं। जो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है वो खुले दिल का होता है, कहीं भी जाता है बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, सबसे बातें करता है, कम्युनिकेटिव होता है, सोशेबल होता है, सोसाइटी में बैठना उठना उसे बहुत पसंद होता है ना। तो फिलहाल हमारा वर्ड है रेटिसेंट, जो अल्पभाषी हो, कम बोलने वाला हो, रिजर्व्ड हो, इंट्रोवर्टेड हो। 4 शब्द हैं आपके सामने। पहला है टैसीटर्न। टैसीटर्न भी वही होता है जो शब्दों का बहुत कम प्रयोग करता हो, बहुत कम बोलता हो, रिजर्व नेचर का हो। तो ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी और ऑप्शन भी देखते हैं। बी टॉकेटिव हो गया, ये एंटोनिम हो गया। टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। कर्ट होता है टर्स या र्यूडली ब्रीफ। कर्ट होता है मतलब कम शब्दों में लेकिन बड़ा रूखा सा उत्तर। कम शब्दों में कहा आपने लेकिन वो आपका जवाब इस तरह से रहा कि सामने वाला थोड़ा हर्ट हो गया, हर्ट फील करता है कर्ट से। कर्ट रिप्लाई होता है, टर्स रिप्लाई होता है। सैगेशियस होता है विवेकशील। विवेक और बुद्धि में अंतर होता है। परमात्मा बुद्धि सबको देता है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो विवेकशील व्यक्ति वही होता है जो कब कहाँ क्या कहना है और कब कहाँ क्या करना है जो उसे पता होता है। तो सैगेशियस, विवेकशील, प्रूडेंट, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन था इसमें ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। 13वां है एन आर्टिस्ट लास्ट वर्क और परफॉर्मेंस। किसी कलाकार की अंतिम रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्सियम, स्वान सॉन्ग, बुके और बैंक्वेट। एक्सियम होता है एक स्वयं सिद्ध कथन, कोई ऐसा कथन जो बिल्कुल स्वयं सिद्ध हो, 2 और 2 4 होते हैं, सूरज पूरब में निकलता है, तो ऐसे कथन को बोलते हैं एक्सियम। दूसरा वर्ड है आपका स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग मीन्स ही होता है किसी कलाकार की अंतिम रचना। कहा जाता है कि जो हंस होता है वो मरते मरते भी गाना गाता है, तो यहीं से ये निकला है। स्वान सॉन्ग इज द लास्ट क्रिएशन और लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट। जैसे विलियम शेक्सपियर का अंतिम नाटक है टेम्पेस्ट, तो वी कैन से द टेम्पेस्ट इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। तीसरा वर्ड है आपका बुके, दैट मीन्स ए बंच ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता। चौथा ऑप्शन है आपका बैंक्वेट। बैंक्वेट मतलब दावत, फीस्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 14वां क्वेश्चन है आपका एनिमल्स और बर्ड्स, ऐसे पशु या पक्षी जैसे डॉग्स या जैकल्स, गीदड़, ईगल्स, वल्चर्स, गिद्ध या चील, दैट फीड ऑन द कैरियन ऑफ डेड एनिमल्स। मरे हुए जानवरों का सड़ा गला मांस, कैरियन जो खाते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? एक शब्द में, स्कैवेंजर, नॉकटर्नल, फेरोशियस या फीनिक्स। तो ऑप्शन डी है फीनिक्स। ये एक इमेजिनरी वर्ड है, एक ऐसी चिड़िया जो सैकड़ों साल तक जीती है, उसके बाद अपने शरीर में ये खुद आग लगा लेती है, भस्म हो जाती है और उसकी राख से ही एक नई चिड़िया फिर पैदा हो जाती है। ऐसी चिड़िया को फीनिक्स बोलते हैं। नॉकटर्नल होता है ऑप्शन बी, नॉकटर्नल रात्रिचर। इसका ऑपोजिट होता है डायरनल। डायरनल दिनचर और नॉकटर्नल होता है रात्रिचर, जैसे आपकी चमगादड़ है ना, या आपका उल्लू है, ये नॉकटर्नल होते हैं। ऑप्शन सी है फिरोशियस, यानी कि फियर्स, बहुत ज़्यादा खूंखार जैसे बोलते हैं, जैसे फियर्स डॉग, फिरोशियस लायन, तो इसे बोलते हैं फिरोशियस। ऑप्शन ए है आपका स्कैवेंजर,
यही सही ऑप्शन है। स्कैवेंजर ऐसे जानवर, ऐसे पशु पक्षी जो सड़े गले जानवरों का मांस खाते हैं। और स्कैवेंजर का एक मीनिंग और है, फटे पुराने लोहे लंगड़ प्लास्टिक को जो ठिकाने लगाता है उसको भी हम स्कैवेंजर बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके लिए ईडियम है ये, कॉल समवन ऑन द कारपेट। सेंटेंस है हिज बॉस कॉल्ड हिम ऑन द कारपेट फॉर हिज प्रोलॉन्ग्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होती है टाल मटोल, द एक्ट ऑफ डिलेइंग समथिंग, कि आपको कोई काम करने के लिए दिया गया है और आप बार बार टाल रहे हैं, उसे बोलते हैं टाल मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, लंबे समय तक टाल मटोल करने के लिए बॉस ने उसे कारपेट पर बुलाया। मुहावरा है, इडियम है, कॉल समवन ऑन द कारपेट। इट मीन्स फटकार लगाना। देखिए यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है, ऑफिस में बॉस की कुर्सी है और टेबल के नीचे देखिए कितनी शानदार कारपेट पड़ी हुई है। तो जब किसी को फटकार लगानी होती है, किसी की क्लास लगानी होती है, तो यहाँ कारपेट पर उसे बुलाया जाता है। तो कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, किसी की क्लास लगाना। तो सेंटेंस है आपका, हिज बॉस कॉल्ड हिम ऑन द कारपेट फॉर हिज प्रोलॉन्ग्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑप्शन ए थ्रेटन्ड हिम, वेलकम्ड हिम, रेप्रीमेंडेड हिम या क्रिटिसाइज्ड हिम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिप्रीमेंड होता है फटकार लगाना, तो उसे डांटने के लिए बॉस ने बुलाया था। एक और इडियम है कारपेट का, रोल आउट द रेड कारपेट। इसका मतलब होता है स्वागत में लाल कारपेट बिछा देना। ये रेड कारपेट प्रतीक होता है स्वागत का। तो दोनों इडियम आप अलग अलग समझ लेना, कहीं मिसमैच ना हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है इसका, अभी एक्टिव वॉइस में है। दे रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हेयर। यहाँ पर दे जो आया है वो मैकेनिक्स के लिए आया हुआ है ना। रिपेयर ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और किस चीज़ की मरम्मत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, ये आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है। हम इसका टेंस पहचानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। आइए बनाते हैं इसका पैसिव। ऑब्जेक्ट आपने आगे ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। देखिए एक्टिव पैसिव पर हम वीडियो अलग से बनाएंगे, फिलहाल हम केवल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हैं, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बेसिकली वी हैव टू यूज ओनली 4 स्टेप्स। पहला स्टेप है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे निकालकर हम आगे सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा स्टेप है आपका, जो नया सब्जेक्ट अब यहाँ पर आ गया है उसके अनुसार टेंस को ध्यान में रखते हुए एक हेल्पिंग वर्ब सप्लाई करनी होती है। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी पैसिव में लगेगी इज, आर या एम, और वो लगेगी न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। टेंस को ध्यान में रखते हुए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आर। तीसरा स्टेप, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आपने लगा दिया रिपेयर्ड। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आर रिपेयर्ड हियर। चौथा स्टेप होता है बच्चों, जो सब्जेक्ट है उसे, यानी जो एजेंट है उसे हम बाई लगाकर पीछे लगा देते हैं, लेकिन तभी लगाते हैं जब उसकी आवश्यकता हो। अननेसेसरीली आप बिल्कुल ना लगाएं, और यहां पर इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना काफी है। यहां पर विद्युत उपकरणों की मरम्मत की जाती है, किनके द्वारा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपने दुकानों के बोर्ड पर लिखा देखा होगा, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल की संतोषजनक मरम्मत की जाती है, हमारे यहाँ ऑर्डर पर केक तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, आगे कारीगर का नाम नहीं दिया जाता, आगे मैकेनिक का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो डोमिनेंट है, उसको करने वाला कौन है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सही सेंटेंस इतना काफ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आर रिपेयर्ड हेयर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, शी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आर रिपेयर्ड हेयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये नरेशन है,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनानी है। देखने में बड़ी लग रही होगी लेकिन बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब का है। द ओल्ड लेडी क्राइड। रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में आपको ये बताया जाता है कि किसने कहा और किससे कहा। तो यहाँ कहने वाली, इस पूरी स्पीच को बोलने वाली कौन है? एक ओल्ड लेडी है। और उसने क्या कहा है? आउच, कांट यू लुक वेयर यू आर गोइंग, यू हैव ट्रोडन ऑन माई सोर टो। इसमें तीन चीज़ें हैं। ये इंटरजेक्शन है आउच, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है कांट यू लुक वेयर यू आर गोइंग, और तीसरा एक एसर्टिव सेंटेंस है कि तुमने मेरे दुखे हुए अंगूठे पर पैर रख दिया है, चोटिल अंगूठे पर पैर रख दिया है। तो अब इसे बनाते हैं। देखिए बुढ़िया कहीं बैठी हुई है और किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया है। और अम्मा ले ले, नाच पीटे देख के नहीं चल रहा है, मेरे पैर पे पैर रख दिया तूने, ये सेंटेंस है। तो देखिए इसे बनाते हैं। द ओल्ड लेडी क्राइड, है ना, बुढ़िया चिल्लाई है, आउच कांट यू लुक। अब किससे कह रही है बूढ़ी अम्मा? यहां पर यह ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं, हमने इस सेंटेंस में मी मान लिया है ना। तो बुढ़िया ने हमसे कहा है। ये सबसे पहले तो इस आउच का ही मसला तय करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड इन पेन। आप ऐसे कह सकते हैं, द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड इन पेन, या द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड पेनफुली। जो भी इंटरजेक्शन का भाव होता है वो हमें एक्सक्लेम के साथ जोड़ना होता है। इस सेंटेंस में बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। द ओल्ड लेडी विंस्ड इन पेन, बुढ़िया दर्द से छटपटा उठी। विंस्ड इन पेन, विंस कहते हैं इस तरह का मुंह बनाना दर्द की वजह से, दर्द से कराहते हुए, है ना। द ओल्ड लेडी विंस्ड इन पेन एंड क्राइड एंग्रीली, क्राइड आउट एंग्रीली, है ना, वेरी एंग्रीली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बहुत सारी छूट मिलती है, फ्रीडम मिलती है, आप शब्दों को बहुत सी जगह जोड़ घटा सकते हैं सेंस के अनुसार। तो आपने ये कर दिया कि बुढ़िया जो है दर्द से छटपटा उठी और चिल्लाई। अब क्या कह रही है बुढ़िया अगले सेंटेंस में? कांट यू लुक वेयर यू आर गोइंग। ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। तो आप यहां पर लगाएंगे एंड आस्क्ड। अब वो किससे पूछ रही है? यहां ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बताया है। आप मान सकते हैं हिम, आप मान सकते हैं यू, आप मान सकते हैं हर, आप मान सकते हैं मी। यहां पर मैंने मी माना हुआ है। एंड आस्क्ड मी, बुढ़िया किससे कह रही है? हमने यहां पर मी अपनी तरफ से जोड़ दिया है। आप यहां हिम भी मान सकते थे, हर भी मान सकते थे, यू भी मान सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मी मान लिया। अब जोड़ते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, यस नो टाइप है। आपने यहां पर इफ या वेदर का यूज किया। यू को मी से बदला, आई कुडंट लुक वेयर, यू आर को चेंज किया मी से, आई वॉज गोइंग, कि देख के नहीं चल सकता है क्या? फिर अगला सेंटेंस है आपका एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस है, आप जोड़ेंगे एंड सेड दैट। यहां पर इन्होंने लगाया हुआ है एंड अटर्ड। अटर्ड मीन्स भी होता है कहना, दैट। आप यहां पर सेड भी लगा सकते थे, लेकिन आपको यहां लगाना कुछ नहीं है, लगा हुआ ऑलरेडी दे रखा है, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एंड अटर्ड दैट, यू हैव को बदल दिया आपने आई हैड। यू को बदला आपने मी से, जो आपने इमेजिनरी मान रखा है। आई हैड ट्रोडन, ट्रोड कहते हैं पैर रखना, कदम रख देना। ट्रोडन ऑन, माई को बदला बोलने वाले से यानी कि बुढ़िया माता से, आपने यहां पर लगा दिया हर, सोर टो। ये इस तरह से सेंटेंस आपका हो गया। इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, उसमें कहां प्रॉब्लम है ये देखिए। पहले ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, यहां पर सरप्राइज लगा रखा है। सरप्राइज की इसमें कोई बात नहीं थी, वो तो दर्द से छटपटा रही है, आपको सरप्राइज की पड़ रही है यहां पे, है ना। और साथ ही साथ इन्होंने यहां पर
वॉज की जगह एम छोड़ दिया है, देखिए ध्यान से पहले ऑप्शन में, इसलिए ये हमारा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहां पर इन्होंने टेरर लगा रखा है, वो भी नहीं हो सकता है। टेरर तो आतंक होता है, यहां पर दादी जो है वो दर्द से छटपटा रही है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, द ओल्ड लेडी विंस्ड इन पेन, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और चौथे में क्या दिक्कत थी, इन्होंने यहां इफ के साथ साथ दैट भी लगा रखी है, जो कि प्रयुक्त नहीं की जा सकती। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कोई एक वर्ड है जो ठीक है, वो कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस। सही है। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए कुछ शब्द हैं जैसे मेंटेन ही है आपका, मेंटेन सही स्पेलिंग आपकी मेंटेन की ये है ना। एक्सप्लेन ये है ना। लेकिन इनके जब नाउन बनते हैं तो इनमें से ये जो आई दे रखी है ये निकल जाती है और स्पेलिंग में चेंज आ जाता है। मेंटेनेंस का नाउन बनता है आपका मेंटेनेंस, है ना। यहां पर ध्यान रखेंगे आप क्या चेंज हुआ है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में यहां से आई निकल जाती है, तो ये स्पेलिंग जो है एग्जामिनेशन में इसीलिए ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो इसमें से ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 19 से 24 तक के क्वेश्चंस देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पहला है यानी कि 19वां है, आई टोर ए कॉर्नर ऑफ ए पेज फ्रॉम माई नोटबुक एंड यूज्ड इट एज ब्लैंक स्पून टू ईट माई भेलपुरी। सीधा सा अर्थ है इसका कि मैंने अपनी नोटबुक में से एक पेज से कॉर्नर फाड़ा और उसकी चम्मच बना के मैंने अपनी भेलपुरी खाई। तो यहां पर क्या आना चाहिए, एज ए स्पून, एज एन स्पून या एज दी स्पून। तो एज ए स्पून बोला जाएगा चम्मच के रूप में। यहां किसी डेफिनेट चम्मच की बात नहीं हो रही है, आपका होगा एज ए स्पून। 20वां क्वेश्चन है आपका, माई पेरेंट्स आर सैंग्विन ब्लैंक माई सक्सेस। सैंग्विन के हिंदी मायने होते हैं आशावान, होपफुल, है ना, फुल ऑफ होप। तो सैंग्विन इज फॉलोड बाई द प्रेपोजिशन ऑफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माई पेरेंट्स आर सैंग्विन ऑफ माई सक्सेस। मेरे माता पिता को मेरी सफलता की उम्मीद है। तो सैंग्विन ऑफ, आशावान। 21वां है आपका, शी वॉज एफ्लिक्टेड ब्लैंक सम फैटल डिजीज। देखिए सफर के साथ फ्रॉम लगाते हैं आप, सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। डाउन के साथ विद आता है, शी इज डाउन विद फीवर, उसे बुखार आ रहा है ना। इल के साथ भी विद लगाते हैं, शी इज इल विद फीवर। और एफ्लिक्टेड के साथ भी विद लगाते हैं, शी वॉज एफ्लिक्टेड विद सम फैटल डिजीज, उसे कोई घातक बीमारी लग गई थी। शी वॉज एफ्लिक्टेड विद सम फैटल डिजीज। तो एफ्लिक्टेड विद, सैंग्विन ऑफ, दोनों याद रखेंगे आप। 22वां क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाली बात है इसमें। कैन यू टेल मी द वे टू द ब्लैंक मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट या नेक्स्ट। देखिए हम नियरेस्ट कब बोलेंगे और नेक्स्ट कब बोलेंगे। नेक्स्ट हम तब बोलेंगे जब हम ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, हमारी ट्रेन चल रही हो, एक स्टेशन पर हमारी रुकी हो और हम किसी से पूछेंगे कि भैया इससे अगला वाला कौन सा है, विच इज़ द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन। तो उसका रास्ता फिर भी नहीं पूछेंगे हम नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन शब्द यूज करेंगे तब जब हम ट्रेन में अंदर बैठे हुए हैं और पूछेंगे इससे अगला वाला, इन द सेम डायरेक्शन, अगला वाला हमारा कौन सा स्टेशन है। और नियरेस्ट हम तब पूछेंगे जब हम मार्केट में कहीं पर हैं और हम ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। हमारा जो नज़दीकी, हमारा जो सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा आपका नियरेस्ट, क्योंकि जब ट्रेन में ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं
तो रास्ता क्यों पूछा जाएगा? जो भी अगला स्टेशन होगा गाड़ी उधर को जा ही रही है ना, उधर की तरफ ही जा रही है गाड़ी, तो रास्ता पूछने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो नियरेस्ट इज द क्लियर आंसर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वे टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, प्लीज राइट ब्लैंक आई डिक्टेट। डिक्टेट होता है बच्चों बोल के लिखाना, इमला, इमला जिसे बोलते हैं, है ना। तो यहां पर दो जवाब आपके हो सकते थे, लिखो। एक तो क्वेश्चन हो सकता है क्या लिखें, और एक प्रश्न हो सकता है कैसे लिखें। क्या लिखें तब तो यहां आता व्हाट, प्लीज राइट व्हाट आई डिक्टेट, लिखो जो मैं कहता हूं। तो व्हाट तो यहां पर ऑप्शन है ही नहीं। कैसे लिखूं, जैसे मैं कहूं, राइट एज आई डिक्टेट। अब देखिए इसके बाद पूरा एक क्लॉज है, सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये पूरा क्लॉज है। तो हमें चाहिए एक कंजंक्शन, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब हमारे दो ऑप्शन बचे, है ना, एज और दैट। दैट यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि दैट लगाने के लिए यहां जरूरत थी किसी एंटीसीडेंट की। यहां होना चाहिए था प्लीज राइट समथिंग दैट आई डिक्टेट, प्लीज राइट समथिंग दैट आई डिक्टेट। कोई एंटीसीडेंट यहां होना चाहिए था, है ना, वो यहां पर है नहीं। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, एज। प्लीज राइट एज आई डिक्टेट, लिखो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। तो यहां पर ऑप्शन आपका ए सही है, एज। 24वां क्वेश्चन है आपका, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बच्चों लुक फॉरवर्ड टू विद ए व्यू टू, विद एन आई टू, है ना, या एडिक्टेड टू, accustomed टू। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड लगाया जाता है। इसके बाद लुक फॉरवर्ड टू के बाद या तो डायरेक्ट कोई नाउन दे रखा हो, और जब नाउन नहीं दिया है तो वर्बल नाउन आता है जिसे हम जेरेंड के नाम से जानते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है उसे वर्बल नाउन कहते हैं यानी जेरेंड कहते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ए परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमें उम्मीद है कि इस समस्या का हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड आता है, बहुत ध्यान रखना। मैंने क्या बताया आपको, लुक फॉरवर्ड टू, विद एन आई टू, विद ए व्यू टू, एक्स्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, ये सारे लिख रखे हैं मैंने, और बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। टू के बाद जनरली होता क्या है, टू के बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है। 90% अगर हम कहें तो 90% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। बेसिकली जहां पर टू प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा हो, इन्फिनिटिव स्टार्टर के रूप में काम ना कर रहा हो। तो टू के बाद यहां पर या तो कोई वर्ब या तो कोई नाउन चाहिए, और नाउन नहीं है तो वर्बल नाउन चाहिए। यहां पर हैविंग जो है आपका जेरेंड है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ए परमानेंट सॉल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक जम्बल्ड सेंटेंस है, PQRS, हमें इसे क्रम से लगाना है। तो देखिए एंड से स्टार्ट हो रहा है पार्ट, ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ये रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है ऑफ विच, ये भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो हमारे ऑप्शन बचे R और S, है ना, यानी कि ये हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, Q से स्टार्ट नहीं हो पाएगा ये सेंटेंस, P से भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे, या तो RSPQ है या SRPQ। अब देखते हैं इसे। वॉट एवर योर टास्क में बी, आपका काम चाहे जो भी हो, कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, इसमें अपना पूरा मन लगा दो। अब ये आया हुआ है इसके बाद दूसरा एंड इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव ये है आपका कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड, और इम्पेरेटिव ये है, ये दोनों आपस में एंड से जुड़ने हैं। तो सीधी सी बात है, इसके बाद तो यही आएगा, यानी एस के बाद पी आना है। देखिए आप ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर एंड के बाद ये इंपेरेटिव दिया है, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, इसमें सारी ऊर्जा झोंक दो। ये हुआ और ये दोनों, अपना पूरा मन लगा दो, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो, दोनों इंपेरेटिव हैं। तो एस के बाद तो पी ही आना है, ये नहीं है हमारा, और हमारा एस पी ये आ रहा है देखिए। तो
तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब एक बार पूरा बोल के पढ़ते हैं। Whatever your task may be, आपका कार्य चाहे जो भी हो, concentrate your whole mind upon it, इसमें अपना पूरा मन लगा दो, and throw into it all the energy, और इसमें पूरी ऊर्जा झोंक दो, of which you are capable, जिसके आप सामर्थ्यवान हो, यानी कि आपके अंदर जो भी ऊर्जा है उसमें लगा दो। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, मेहनत करते रहिए और अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए, जिनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। बाय बाय।